तो नमस्ते बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप ऑन इक्वालिटी, जो कि क्लास 7 की एनसीईआरटी की सिविक्स बुक से है, और इसका पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में बच्चों हम लोग ने इक्वालिटी का मतलब समझा और कुछ केसेस देखे जो कि इक्वालिटी को मतलब गलत साबित करते हैं, और ये भी केसेस डिस्क्रिमिनेशन के टुवर्ड्स हमें लीड करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं recognizing dignity. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो बच्चों मतलब लोग पहले हमारे नाम से पहले या क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इससे पहले ये देखते कि किस कास्ट का है, क्या रिलीजन है उसका, किस फैमिली बैकग्राउंड, क्या क्लास है, मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, पैसे वाला है, या फिर वो मेल है या फीमेल। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ यानी कि पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो बेसिस कास्ट और रिलीजन के चलते, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को एक मतलब छोटे कास्ट का होने के लिए उन्हें मतलब तंग किया जाता था, और अंसारीज को दूसरे रिलीजन से होने के कारण उन्हें मतलब अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब कोई भी इंसान अनइक्वल समाज से बहुत अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। डिग्निटी उनकी मतलब जो उनका रहने जो डिग्निटी होती है बच्चों, वो वॉयलेट होती है। डिग्निटी मतलब बच्चों किसको बोलते हैं? शान, जिसको हम लोग कहते हैं। अपनी खुद की मतलब एक शान होती है, एक खुद की इज्जत होती है, वो वॉयलेटेड मतलब ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वर वॉयलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और अंसारीज का जो मतलब डिग्निटी था, आत्मसम्मान, जो शान थी, वो सबको मतलब इससे ठेस पहुंची थी जैसे उन्हें ट्रीट किया गया था। By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से स्कूल साफ कराया जाता था, इस उनके स्कूल मेट्स उनके साथ जो पढ़ते थे और उनके जो टीचर्स थे, उन्होंने ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की मतलब जो डिग्निटी थी, शान थी, उसको ठेस पहुंचाया। मेड हिम फील एज इफ ही वॉज लेस देन इक्वल। वो बहुत इक्वल नहीं है, वो सबसे मतलब अलग है, उन्हें इक्वालिटी का दर्जा नहीं दिया गया और बाकी सब बच्चों की तरह से जैसे सब स्कूल में है, मगर वो सब की तरह नहीं, उनसे तो सब चीज़ काम कराया जाता था। बीइंग अ चाइल्ड, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो केस था, वो बहुत कम ही चीज़ कर पाते थे जैसी उनकी सिचुएशन थी। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बट दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कॉन्फ्रोंटेड द टीचर। तो क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बहुत छोटे थे, क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाते थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हम किसी मतलब हाँ साफ से कह देते कि भाई साफ बात है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मगर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कुछ नहीं कह पाते थे। वो तो उनके पिताजी थे जिन्होंने अपने बेटे को देखा कि वो स्कूल साफ कर रहा है पढ़ने की बजाय, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्हें लगा कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, और उन्होंने भले ही टीचर्स को सामने से कुछ नहीं कहा, मगर बाद में उन्हें ज़रूर सुनाया कि इसके जैसे बहुत लोग आएंगे इसी स्कूल में पढ़ने और ये भी यहीं पे ही पढ़ेगा। तो ये चीज़ें थी। द अंसारीज डिग्निटी वाज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। तो अंसारीज की भी डिग्निटी जो थी, आत्मसम्मान, शान थी उनकी, वो भी हर्ट हुई, क्योंकि जब कोई भी मतलब यानी कि कोई भी बहाना बना के कोई भी मतलब उन्हें बोलता था कि रूम नहीं खाली है, मैं ऐसे रूम नहीं दे सकता हूँ, दिस दैट करके, मगर इससे उनकी भी डिग्निटी है। क्योंकि रिलीजन से क्या मतलब है बच्चों,
हम भारत माता के बच्चे और हम सब उनके लिए इक्वल है। तो ये हम भले ही हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये, बट ये सब अच्छी बात नहीं होती, हमें सबको इक्वली देखना चाहिए। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया कि अपना नाम बदल लीजिए, मगर अंसारीज को लगा कि भाई इस नाम से हम भी दुनिया जानती है और ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसीलिए उन्होंने इस सजेशन को नहीं माना। क्योंकि बच्चों, जो हमारा नाम रहता है हम दूसरे के लिए वो क्यों चेंज करें? जिस चीज़ से हमारी पहचान है वो चीज़ हमारे लिए सब कुछ है। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। तो जैसे सबको रिस्पेक्ट रहती है, सबको हमें इज्जत देते, वैसे उन्हें भी देनी चाहिए, जैसे कि ओम प्रकाश और अंसारीज को, क्योंकि वो सब हम लोग के साथ मिलके एक ही समाज में रहते हैं और वो भी इज्जत के लिए, मतलब उन्हें भी इज्जत चाहिए, वो भी इसी समाज के हैं और उन्हें इज्जत देनी भी चाहिए। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग को बच्चा पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे किसी से ट्रीट करना है, क्या रूल्स है, क्या नियम कानून है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मैन, मेल एंड फीमेल persons from all background, caste, religion, tribes, education and economical backgrounds are recognized as equal. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी पुरुष हो या महिला हो, सबको मतलब कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशन या फिर पैसा, इससे किसी को जाना नहीं चाहेगा, वो सब इक्वल है, वो सब इंसान है, उन सबको इक्वालिटी का दर्जा है। This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't. ये बात है कि देखिए, दिस जो बात है कि inequality exist करती है, it doesn't, but at least in democratic India the principle of equality of all persons is recognized. तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ जगह पे मतलब इनइक्वालिटी देखी नहीं जाती है, बट हमारी जो संवैधानिक देश है, हमारा जो भारत है, वो मतलब प्रिंसिपल्स इक्वल, हम सबको अपने राइट्स है, अपना अधिकार है जो हम लोग कर सकते हैं, और ये राइट्स किसी से कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे वो कितना बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना पैसा वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो किसी को हक नहीं कि वो राइट्स किसी से यानी छीन सके। और यही हमारी जो प्रिंसिपल्स है, ये इक्वालिटी दर्शाती है, और इसी इक्वालिटी से हम सब जाने जाते हैं। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treated, now there are several that works to see that people are treated with dignity and as equal. तो बच्चों, पहले के ज़माने में ऐसा कोई लॉ नहीं था कि पीपल को मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करे या इल ट्रीट करे तो उस पर कोई एक्शंस नहीं लिया जाएगा। बट अब क्या है कि अब इतने सारे लॉ बन गए हैं कि अगर आपसे कोई मिसबिहेव करता है या आपके मतलब आत्मसम्मान या इक्वालिटी को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उस पर जुडिशियल कस्टडी और बहुत सारे लॉज के तहत बहुत सारी फाइन है, बहुत सारी मतलब लॉज है उस पर, तो वो देखा जा सकता है। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी क्या होता है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कुछ कुछ प्रोविजंस देखेंगे इक्वालिटी पे। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। जो मतलब लॉ क्या होता है बच्चों? जो यानी कि नियम जो है, लॉ जो है, उसके सबसे पहले सब इक्वल है, लॉ से भी पहले सब इक्वल है। व्हाट दिस मीन्स इन दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांटा डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज। मतलब लॉ जो होता है, नियम के सामने सब एक है, कोई स्पेशल इंसान है तो स्पेशल नियम नहीं, उसके लिए कोई छोटा इंसान है तो छोटा नियम नहीं है, सबके लिए लॉ इक्वल है। प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री मतलब हमारे देश के जो राष्ट्रपति हो, चाहे कांता जो एक डोमेस्टिक वर्कर है या डोमेस्टिक हेल्पर है, उन सबको एक ही लॉ मानना होगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर,
द सेकेंड नंबर क्या है बच्चों, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। कोई भी मतलब इंसान है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो जो भी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी जो है बच्चों, वो हम लोग तो पढ़े कि मतलब सब लॉ के इक्वल, सब लॉ के पहले सभी मतलब एक माता पिता होते हैं, उनके सामने हर बच्चा जो उनका होता है सब समान होता है, वो किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं प्यार करते, सबको एक तरह से प्यार करते हैं। वैसे ही लॉ जो रहता है, लॉ के सामने चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, चाहे वो कांता एक डोमेस्टिक हो, सबको एक ही लॉ का मतलब पालन करना है और सबको उसी मतलब लेके चलना है कि वही लॉ है, वही हमारे लिए मतलब सबके लिए इक्वल है। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल। कोई भी मतलब इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कहाँ पे वो पैदा हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ और वो फीमेल हो या मेल। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट। कोई भी इंसान कोई भी पब्लिक प्लेस पे जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप्स हो और मार्केट हो। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बाथिंग घाट्स। तो कोई भी इंसान पब्लिकली अवेलेबल, जो कि पब्लिक के लिए वेल्स मतलब कुआं, रोड और बाथिंग घाट्स जो होता है नदी के किनारे, वो सब मतलब यूज कर सकता है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बिन अबोलाइज्ड। सो अनटचेबिलिटी क्या होती है बच्चों, छुआछूत जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये छोटी जात वाला है तो इसे नहीं छुएंगे, बड़ी जात वाला तो इसको नहीं छू, वो सब जो अनटचेबिलिटी होती है वो सब मतलब अब एबॉलिश कर दी जाए, मतलब ये पूरी तरह से बैन है हमारी कंट्री में, अगर ये जो भी करता है उस पर सख्त कार्रवाई है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट थ्रू लॉस एंड सेकेंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम टू हेल्प डिसएडवांटेज कम्युनिटी। तो बच्चों, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इम्प्लीमेंट, तो जो दो तरीका है जिससे गवर्नमेंट है इक्वालिटी को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मतलब रूल्स बनाए, दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी के साथ लिखी हुई है, इस फर्स्ट थ्रू लॉस एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। जो मतलब पहले क्या होते हैं, लॉस के थ्रू मतलब नियम बनाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स निकालती है, स्कीम्स होती है, और फिर किसके लिए मतलब बच्चों, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज मतलब बच्चों की जो कम्युनिटीज मतलब थोड़ी पिछड़ी होती है, जिसे अभी तक सरकारी व्यवस्थाएं नहीं मिली है, उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स, लॉज और मतलब स्कीम्स, प्रोग्राम्स, बहुत चीज़ें निकाली जाती है जिससे उन तक ये सुविधाएं पहुंच सके। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ इंडिया में बहुत सारे लॉज निकाले गए हैं ताकि सबका पर्सनस का राइट्स जो होता है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके। In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. तो लॉज के साथ साथ गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स को भी निकाली है ताकि जो कम्युनिटीज़ का जो लाइफ्स होता है, हर एक इंडिविजुअल्स को इक्वली अनइक्वली जिसको ट्रीट किया जाता है, सेवरल सेंचुरीज मतलब बहुत दशकों तक जिसको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है जिन कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल्स को, उसके लिए उसके मतलब जीवन को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें एक अच्छा मतलब नहीं बोलते कि समाज में दर्जा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली ताकि वो आगे बढ़ सके। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिड डे मील स्कीम। तो बच्चों आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम रहती है जिससे मतलब खिचड़ी मिलती है, रोज रोज मतलब चेंज करके खाना दिया जाता है, उसे मिड डे मील स्कीम्स कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। दिस रिफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विथ कुक्ड लंच। तो
ये मेनली क्या बच्चों रेफर करता है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स जो रहते हैं उसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, जहीं वहीं पे खाना बनता भी है बच्चों। क्या रहता है कि स्कूल्स जो रहते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स, उसमें क्या रहता है कि खाना बनता है वहाँ पे और बच्चों को गरम गरम मतलब दिया जाता है मिड डे मील स्कीम के अंदर। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट asked all the states government to begin this program in their school within 6 months। तो तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट था बच्चों इंडिया का जहाँ पे इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर सारी स्टेट गवर्नमेंट को ये मतलब आदेश दिया कि ये प्रोग्राम जो है 6 महीने के अंदर सारी स्कूल्स ऑफ इंडिया मतलब स्कूल सारी इंडिया के स्कूल्स में जो एलिमेंट्री स्कूल्स है सरकारी स्कूल्स है उनमें मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। दिस प्रोग्राम हैज़ हैड मेनी पॉजिटिव इफेक्ट। इस प्रोग्राम में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट भी है। दिस इंक्लूड द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रेन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। तो ये जो स्कीम बच्चों चालू हुआ इसका ये मतलब एक एडवांटेज हुआ कि जो भी गरीब बच्चे हैं वो स्कूल आए, वहाँ पे नाम लिखाए, स्कूल रोज आते हो ताकि उन्हें खाना भी मिल सके और वो विद्या भी ले सके और विद्या ले सके, टीचर से पढ़ते हैं फिर उन्हें मतलब एक गुड एजुकेशन मतलब दी जाती है। Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now with the midday meal being provided in school, their attendance has improved। तो पहले क्या रहता था बच्चों, टीचर्स ने बताया कि पहले जो बच्चे लंच टाइम के लिए घर पे जाते थे वो स्कूल फिर नहीं आते थे। इसी कारण से मिड डे मील स्कीम जो शुरू हुई स्कूल्स में उससे बच्चों की अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट आई है। मतलब वो अच्छा मतलब इम्प्रूव कर रहे हैं अपने अटेंडेंस में, वो रोज रेगुलरली स्कूल आते हैं। देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। तो जो माई थी मतलब जो मदर्स थी हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क, उन्होंने अपना काम छोड़ के सबसे पहले अपने बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था घर पर। उन्हें इस बात की अभी मतलब टेंशन नहीं रहती है कि मतलब मेरा बच्चा भूखा है या फिर उसे खाना नहीं मिला है, वो मतलब स्कूल में है और उसे खाना मिल रहा है, इस बात को लेके मतलब उन्हें तसल्ली है। दिस प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कास्ट prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women has been employed to cook the meal। तो बच्चों इस प्रोग्राम ना चला ना दिस प्रोग्राम जब हेल्प टू रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, तो ये जब प्रोग्राम चला बच्चों तो इससे ना कास्ट का जो ऊपर नीचे जो होता था वो कम हो गया उस क्योंकि जो बहुत ऊंचे जात के थे और जो बहुत नीचे जात के थे वो सब एक ही जगह आके खाना खाते हैं। और यहाँ तक कि मतलब जो दलित वुमेन है उन्हें भी जो ये खाना जो बनता है जो स्कूल्स में बनते हैं जो कुक द मील का जो एम्प्लॉयमेंट रहता है वो मतलब दलित वुमेन ही करती है, वही खाना बनाती है। तो द मिड डे मील प्रोग्राम हैज ऑल्सो reduce the hunger of poor students who often come to school and can't concentrate because of their stomachs are empty। तो ये मिड डे मील प्रोग्राम क्या किया बच्चों, ये जो खालीपन है जो पेट का हंगर रहता है जो ये पुअर स्टूडेंट्स खाना नहीं खा पाते थे वो स्कूल आते हैं और स्कूल आते थे तो बच्चों खाली पेट यानी कि उन्हें मन नहीं लगता था। आप देखते होंगे मोटू पतलू में मोटू कहता है खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, तो वैसे कुछ स्टूडेंट्स का हाल होता है कि खाली पेट उन्हें मन नहीं लगता पढ़ने में, इससे उन्हें कॉन्सेंट्रेट करने में मदद नहीं मिलती है। तो ऐसा ये मील स्कीम जो है इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया बच्चों में और धीरे धीरे मतलब इससे एजुकेशन तो स्प्रेड हो ही रहा है, साथ साथ बच्चों का मतलब जो पुअर बच्चे कभी कभी क्या होता है बच्चों कि मतलब जो गरीब होते हैं उन्हें कभी कभी एक वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पाती है, इससे उनका पेट भी भर जाता है और मतलब उन्हें खाना तो मिलता है, ये साथ साथ एक गुड क्वालिटी एजुकेशन बुक्स मिल जाती है जिससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं बच्चों वो इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इक्वालिटी को इंक्रीज करने में और अपॉर्चुनिटी को भी।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज़ निकालेंगे तो उसी से लोग आगे बढ़ेंगे और ऐसे इक्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। और अभी ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को आना है जो मतलब हमारे इंडिया को चेंज कर सके। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसने मतलब हेल्प किया है बच्चों को इनरोल करने में। जो पहले क्या था, गरीब बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते थे, बट अब आते हैं। वो अपना नाम लिखाते हैं स्कूल में, उसके बाद फिर अटेंडेंस बनाते हैं और वो मतलब स्कूल आके विद्या ग्रहण करते हैं। देयर कंटिन्यूज टू बी अ बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंडेंस आर दोज दैट द पुअर अटेंड। तो जो बिग डिफरेंस था अपने कंट्री में कि स्कूल्स जो बड़े बच्चे जाते मतलब जो पैसे वाले जाते हैं और जो पुअर अटेंड करते हैं। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequal। अभी भी हमारे इंडिया में बहुत स्कूल्स हैं जहाँ पे दलित बच्चे जो रहते हैं, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जैसे। तो जैसा केस हम लोग ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के में पढ़ा था कि उन्हें भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। भले ही ये डिफरेंस बहुत आता है कि अमीर और गरीब के स्कूलिंग सिस्टम में, बट विद्या तो विद्या होती है बच्चों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। भले ही आप बड़े स्कूल में जाइएगा तो थोड़े फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, गुड सोसाइटी रहती है, बट बच्चों पता है ये मेन बात है कि आप देखे होंगे कि जो गरीबी समझ लिया वो दुनिया समझ लिया। क्योंकि जितना पता है जो अमीर रहते हैं ज़्यादातर वो क्या रहता है कि उसी में रह जाते कि मतलब उसी सोसाइटी में रह जाते। वो दुनिया समझते कि जैसे हम दुनिया देख रहे हैं वैसी ही दुनिया है, बट दुनिया तो अलग है बच्चों, इसमें तो सब मिलजुल कर रहते हैं ना। तो गरीब बच्चे दुनिया देखते हैं, अमीर की शोहरत भी देखते हैं और गरीबी की एक रोटी भी देखते हैं। तो हमें गरीब बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों, these children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected। तो ऐसे जो बच्चे होते बच्चों जो मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इनकी मतलब डिग्निटी को बहुत ज़्यादा ही हार्म पहुंचाया जाता है और इन्हें अनइक्वल सिचुएशन में ऐसे फोर्स किया जाता है जिससे इनकी डिग्निटी जो होती है उसका रिस्पेक्ट तो किया नहीं जाता है। ऊपर से इनके आत्मसम्मान को भी बहुत ज़्यादा ही ठेस पहुंचती है, जो कि हमारे समाज की सबसे बेकार चीज़ है। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन थ्रू द लॉ रिक्वायर्स इट। नियम कहते हैं, जो लॉ कहता है कि सब इक्वल है, बट पीपल क्या कहते हैं, इस चीज़ को मानते ही नहीं है। लोग इसे मानते ही नहीं है कि वो भी इक्वल है, वो भी इंसान है। ये पता है बच्चों, जब तक आप अपना नज़रिया नहीं चेंज करेंगे दुनिया को देखने का, तब तक आपको लगेगा कि हम पिछड़े हैं। हम मतलब आपको लग रहा है जनरेशन चेंज हो रही है, 4G आया, 5G आई, फिर 6G भी आएगी, बट जब तक आप अपनी सोच उस ज़माने के हिसाब से चेंज नहीं कीजिएगा तब तक तो मतलब कुछ बदलने वाला है नहीं। तो ये मेन चीज़ होनी चाहिए सब में। वन ऑफ द मेन रिसोर्सेज फॉर दिस इज़ दैट एटीट्यूड चेंज वेरी स्लोली। तो मेन रीज़न क्या होता है, जो इंसान का एटीट्यूड होता है, कैसे आप किसको ट्रीट करते हैं, ये चेंज होना चाहिए। मगर ये चेंज हो रहा है मगर बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली। इवन थ्रू पर्सन्स आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। तो सब जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, ये लॉ के अगेंस्ट है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। तो बच्चों बहुत जगह ये होती है कि मतलब ये जानते हुए भी कि लॉ इन सब चीज़ों को मना करता है, ये सब लॉ इस सब चीज़ों के अगेंस्ट है, फिर भी बहुत लोग अनइक्वली ट्रीट करते हैं कास्ट सिस्टम, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से। और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि वो वुमेन है, वो कुछ नहीं कर सकती, दे कांट डू एनीथिंग। तो सिर्फ वुमेन होना कोई खराबी नहीं है, उस चीज़ को कर दिखाने का हौसला होने चाहिए। ये नहीं है कि आप वुमेन है, मैन है, ये आप कर सकते हैं, बस उस चीज़ को करने की हौसला चाहिए, जो कि एक मेन मोटिव होना चाहिए। मगर लोग तो कहते हैं वुमेन है तो क्या कहेंगे, कर सकती है। तो
ये चीज़ें रहती, इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता हमारे समाज के थ्रू। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट प्रेजेंट एटीट्यूड कैन चेंज। ये लोग ये भूल जाते बच्चों कि हम लोग मतलब दूसरे नहीं है, हम सब मिलके एक ही समाज बनाते, एक ही दुनिया में रहते, एक ही इंडिया में रहते हैं। मगर लोग ये सब नहीं सोचते, सबको मतलब इक्वली डिजर्व है कि वो सब आत्मसम्मान के साथ और सब एक दूसरे के प्रति अच्छे व्यवहार के साथ रहे। बट ऐसा बहुत लोग नहीं करते। अब तो धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है और सबको इक्वली ट्रीट कर किया जा रहा है, बस कुछ जगहों पे है और वो भी मतलब धीरे धीरे समय आने पे वो लोग भी सीख ही जाएंगे। स्टेबलाइजिंग इक्वालिटी इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी is a in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various communities in India contribute to। तो एक डेमोक्रेसी मतलब स्टेबलाइज करना, इक्वलिटी यानी कि स्टेबलाइज करना एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, एक संवैधानिक सोसाइटी में एक स्ट्रगल होता है इन विच इंडिविजुअल एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कंट्रीब्यूट। बहुत सारे इंडिविजुअल्स मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सब हम लोग आगे जाके इस बुक पे पढ़ेंगे, इशूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या इशूज़ होता है इक्वलिटी में बाकी अलग संवैधानिक देशों में, क्या अलग अलग संविधान में। यू आर प्रोबेबली wonder whether India is only democratic country in which there is inequality, where the struggle for equality continues to exist। आप यही सोचते होंगे कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी भी इनइक्वालिटी होती है और इक्वालिटी के लिए लोग को स्ट्रगल करना पड़ता है। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। तो बच्चों, दुनिया के बहुत हिस्सों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है जैसे यूएसए हो गए या बहुत बड़ी बड़ी देश हो गए, उसमें भी मतलब आपको बच्चों देखने को मिलेगा कि ये इक्वालिटी का इशू बहुत मतलब मेजर इशू है। सबको कुछ जगह बहुत जगह इनइक्वालिटी होती है और आगे हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। In the United States of America, USA, में the African Americans whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। तो बच्चे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है कि मतलब वहाँ पे सब गोरे होते हैं। मतलब आप तो देखते हैं फिल्म्स में कि वहाँ पे बहुत लोग गोरे गोरे होते हैं। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन्स है जिनका मेन रूट्स अफ्रीका से है, वो मतलब अफ्रीका से अमेरिका लाया गया जब मतलब स्लेव्स हुआ करते थे। वो स्लेव्स मतलब नहीं बोलते बच्चों की काम के सिलसिले में अफ्रीका से या कोई अमेरिका आया, या फिर उस समय में क्या रहता था कि स्लेव्स मतलब बच्चों की नौकर, जिसको बोलते हैं नौकर के तौर पे, जिसे अफ्रीका से अमेरिका लाया गया। वो सब आज भी ये बात को मतलब एज अ मेजर टॉपिक है ये कि उन्हें आज भी मतलब अनइक्वल ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर कलर। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो फैक्ट ये है बच्चों कि 1950s के दौर में एक रिवॉल्यूशन, एक मूवमेंट चलाया गया था जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स को भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। अफ्रीकन अमेरिकन्स का में ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन ये किया जाता है यूएसए में कि वो यहाँ से है नहीं, वो अफ्रीकन है, वो काले हैं, ये सोच के मतलब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। प्रायर टू दिस African Americans were treated extremely unequal in the United States and denied equally through laws। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इससे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स को, और जो इक्वालिटी है वो पूरी सरासर गलत कर दिया जाता लॉ के नज़र में। मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता अफ्रीकन अमेरिकन्स को। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रैवलिंग बाय अ बस, they either had to sit at the back of the bus or get up from the seat whenever a white person wished to sit। अगर कोई भी गोरा इंसान अगर आके बोलेगा कि मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ एक बस में, तो उस ब्लैक इंसान को या तो हटना पड़ेगा या तो एकदम पीछे जाके बैठो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। रोसा पार्क्स जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, वो टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क, शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन द बस टू अ वाइट मैन। तो
रोज़ा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी एक लंबे मतलब लॉन्ग डे, तो लंबे दिन में वर्क करती थी तो वो थक गई। जैसे हमारी माँ लोग बहुत देर तक किचन में काम करती है तो वो लोग भी थक जाती है, वैसे वो भी थक गई थी। शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट, तो वो ना उन्होंने बस में मना कर दिया कि वो मतलब अपना सीट नहीं देंगी एक गोरे आदमी को। 1 दिसंबर 1955 का कहानी। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर treated and which came to be known as civil rights movement। तो क्या रहा, हर उन्होंने जब मना कर दिया तो ये एक बहुत ज़्यादा ह्यूज एजिटेशन हुआ कि अनइक्वल वे में अफ्रीकन अमेरिकन्स को ट्रीट किया गया और वेयर ट्रीटेड इन विच केम टू बी नोन एज, और इस मूवमेंट को कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स एक्ट्स ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। तो उनका एक ना ने मतलब उस समय के दौरान का जो अफ्रीकन अमेरिकन का जो मतलब अनइक्वालिटी से जो उन्हें ट्रीट किया जाता उसे बदल दिया, और उन्होंने एक सिविल राइट्स उनके ज़रिए मतलब उनका एक एग्जाम्पल से ही सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सिविल राइट्स एक्ट जो 1964 का था उसमें क्या था बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया, मतलब कि उसे यानी कि एक तरह से बंद कर दिया गया। किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। किस जगह से वो उसका ओरिजिन आता है, क्या रेस है, क्या रिलीजन है, उसके तौर पे तो वो यानी कि ये सब बंद कर दिया गया डिस्क्रिमिनेशन। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वेयर वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड they would no longer have to attend separate schools specially set up for them। तो पहले क्या था बच्चों, डिस्क्रिमिनेट ये किया जाता था कि अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन का अलग स्कूल होता है और वो ना मतलब सिंपल स्कूल जिसमें सब जाते हैं उसमें नहीं जा सकते, उनका एक अलग स्कूल है। बट ऐसा नहीं रहा इस मूवमेंट के बाद, सब मतलब सारे स्कूल्स में अफ्रीकन अमेरिकन एडमिशन ले सकते हैं और वो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाउ एवर डिस्पाइट दिस अ मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमॉन्ग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। ये सब चलने के बाद भी मतलब ये मूवमेंट सब फिर भी अफ्रीकन अमेरिकन सब बहुत ज़्यादा ही यूएसए जैसी कंट्रीज में पुअर रहे, मतलब पैसे वाले नहीं रहे और ज़्यादा गरीब थे। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एंड कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स who whether go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जो होते थे वो क्या करते थे, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल ही अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि वो लोग पुअर होते थे। दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज़ एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, कम पढ़े लिखे टीचर्स होते थे और मतलब फैसिलिटीज़ भी बहुत कम होती थी। अगर उन्हें वाइट स्टूडेंट से कंपेयर किया जाए तो वो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, पैसे वाले होते थे और साथ साथ वो ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल क्या होते हैं, हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल, और मतलब वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही मतलब बहुत हाईली रेटेड हो, बहुत ही मतलब अच्छे हो, शिक्षित टाइप के हो, ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो। एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेशन होगा जो रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर आप मतलब लड़का हो या लड़की, मैन हो या वुमेन, और किस जगह आप मतलब बर्थ हुआ आपका, वो सब के तौर पे आपका डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं किया जाएगा। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी चीज़ में मतलब आपका किस रिलीजन, रेस है, क्या प्लेस ऑफ बर्थ है या फिर आपका सेक्स है, ये सब चीज़ पे आपको डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कोई भी सिटीजन हो कहीं का भी, no citizen shall on grounds only of religion, race, sex, caste, place of birth or any of them the subject to any disability, restriction or condition with regards to access to shops, public restaurants, hotels or places of public entertainment। तो
मतलब कोई भी सिटीजन हो, कोई भी मतलब सिटीजन हो, उन्हें मतलब डिस्क्रिमिनेशन इन सब चीज़ों पे नहीं किया जाएगा और उनके पास पब्लिक एक्सेस होगा। वो किसी भी शॉप पे जा सकते, कोई भी रेस्टोरेंट में जा सकते, कोई भी होटल में जा सकते हैं या कोई भी पब्लिक इंटरटेनमेंट वाली जगह पे वो कोई भी टैंक, कोई भी बाथिंग घाट्स, कोई भी रोड यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक रिजॉर्ट यूज़ कर सकते हैं और मेंटेन और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज द और जनरल पब्लिक के लिए जो भी चीज़ें बनाएगी वो सब चीज़ वो यूज़ कर सकते हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री कम्प्लीटली संवैधानिक नहीं होती, कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं होती है। दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू स्पेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशूज। तो बहुत दे आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स जो कि मतलब डेमोक्रेसी का जो आइडिया उसको बढ़ाते हैं और पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, उसे इक्वालिटी को बढ़ाते हैं मतलब और एक न्यू इश्यूज को मुद्दा पे बनाते हैं कि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इक्वालिटी सबके पास होनी चाहिए, इक्वालिटी के बारे में मतलब बहुत सारी बातें करते हैं जिससे हमारा मतलब आइडिया चेंज होता है कि डेमोक्रेसी के पते हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब आइडिया को एक्सपेंड करते हैं। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। तो ये जो मेन बात है, रिकॉग्नाइजेशन होता है को ऑफ ऑल पर्सन, सब इक्वल है और उनका डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन किया जाता है। इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द इशू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट इंडिया। तो आगे जाके हम लोग इक्वालिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे कि सिविल राइट्स मूवमेंट और ये जो है ऊपर मतलब मिड डे मील वाले जो स्कीम्स है 2001 में जो तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ और ये मिड डे मील का क्या सिग्निफिकेंसेस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप अंडरलाइन कर दीजिएगा एज अ वीवीआई पॉइंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो आगे हम लोग एक्सरसाइजेस है जो मतलब मैं धीरे धीरे मतलब आपको एज मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन अ डेमोक्रेसी वाई इज एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पॉर्टेंट। एक डेमोक्रेसी में, एक संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो बच्चे डेमोक्रेसी में क्या रहता है, हम खुद की सरकार खुद चुनते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सब वोट करेंगे तभी जाके एक अच्छी सरकार बनेगी। इसीलिए एवरी वन हैज़ वन वोट एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन देयर कास्ट, रिलीजन और एनीथिंग एल्स। इफ दे हैव वन वोट एंड दे कैन डू इट, तो वो वोट कर सकते हैं और उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उन सब के पास वन वोट है। Reread the box on Article 50 and state two ways in which this article addresses inequality. तो आर्टिकल 15 का जो बॉक्स है इसे फिर से पढ़ना और इसमें टू वेज लिखना इन विच आर्टिकल एड्रेसेस इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के लिए तो फिर से देखना पड़ेगा इसको। ऐसे तो मुझे लगा कि ये जो आर्टिकल 15 है ये डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है और द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली इफ रिलीजन, केस, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste or any of them be subject to disability restriction or condition with regard to access to shops. तो बच्चों मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसके डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है या इनइक्वालिटी है, मगर फिर भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। इन व्हाट वेज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं एक्सरसाइजेस को मतलब कर दूंगी अपलोड और आप वहाँ से लिख लीजिएगा और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय वर्ड्स। थैंक